गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है। इसी बयान के बाद योगी आदित्यनाथ का कद दोबारा से राजनीति में उभार मार लेता है और दुनिया भर के अखबार फिर से योगी की बात करने लगते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह भाषण वायरल हुआ और उसके बाद जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई मीडिया संस्थानों ने इसी बयान को दिखाकर यह सवाल पूछा कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक कुर्सी पर बैठाना चाहिए जो किसी एक कम्युनिटी के लिए इतना खुलकर बोलता हो। यह मामला न्यायालय में भी गया और इस पे योगी के खिलाफ एक केस भी भड़काऊ बयान का दर्ज किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन दिनों ये समझ चुके थे कि जिनके आंखों में आंसू आए राजनीति के कारण से उन्हीं की आंखों में अंगारे दिखाने पड़ेंगे और योगी उसी रास्ते पे चल पड़े। योगी एक के बाद एक मुख्तार अंसारी से पंगा लेते रहे और मुख्तार के गढ़ में घुसकर हिंदुओं की बात उठाते रहे। साल 2008 दंगे के बाद योगी आदित्यनाथ आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ते हैं और आजमगढ़ जिसे आतंकवाद से जोड़ा जाता है उसे बचाने के लिए योगी अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से लोहा लेने वाला उस वक्त तो ना कोई राजनेता था ना कोई अधिकारी था, यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री भी हिम्मत नहीं दिखाते थे। प्रयागराज के हाईकोर्ट अतीक और मुख्तार के बाहुबल के सामने कमजोर पड़ जाते थे और फैसला सुनाने से पहले केस से अपना नाम वापस ले लेते थे। उस परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ ने यह इशारा किया कि अब इनसे मुकाबला योगी खुद करेंगे और उन्हीं घटनाओं ने योगी को इतना मजबूत बना दिया कि उनके समर्थकों को यह भरोसा हो गया कि जो व्यक्ति संसद में रो रहा था तब कहा गया यह कायर है, उस व्यक्ति में दम है और उसे सत्ता नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं और योगी की जो छवि होती है वो बड़ी हो चुकी होती है। संसद के भीतर रोने वाली छवि धूमिल होती जाती है और वो जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि योगी कमजोर है वो जो है कमजोर पड़ने लगती है और योगी बेबाकी से अपने भाषण देते हैं। साल 2014 के चुनाव में अंबेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ घुस जाते हैं और उस वक्त मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव को ललकार कर कहते हैं कि 24 घंटे का वक्त देता हूं, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो पूरा अंबेडकर नगर हमारे कब्जे में होगा। उसके बाद योगी ने राजनीति में जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने यह साबित किया कि राजनीतिक आंसुओं के बदले राजनीतिक अंगारे का मतलब क्या है। आज वही योगी सत्ता में है जिनसे हर कोई कांप रहा है। आज वही योगी सत्ता में है जिनसे माफियाओं को डर लग रहा है। आज वही योगी सत्ता में है जो रैली में कहते हैं कि अतीक अहमद ने पैंट पर पेशाब तक कर दिया था। आज वही योगी आदित्यनाथ सत्ता में है जो बेटियों को छेड़ने वालों के लिए कहते हैं इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर हम छेड़ देंगे। आज वही योगी आदित्यनाथ हैं जो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। आज वही योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जजों को फैसला सुनाना पड़ता है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगा देनी चाहिए। नेम प्लेट से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा तक चलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक धक्के खाए हैं। राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें इतना कुछ सिखा दिया, उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्हें आंसुओं को पोंछने वाला नेता बनना पड़ेगा। इसीलिए 2007 में 12 मार्च को रोने के बाद योगी आदित्यनाथ को खुले मंच पर कभी भी रोते हुए नहीं देखा गया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत की शो में जिसे रजत शर्मा ने गोरखपुर में विधानसभा चुनाव साल 2022 में किया था, उस चुनाव के दौरान योगी अपनी बहन के सवाल
सवाल पे भावुक जरूर हुए थे, लेकिन ये कहते हुए प्रश्न टाल दिया था कि राजनीति में हमारा परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है, इसीलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया कि बहनों से दूर, परिवार से दूर और राजनीतिक आक्रांताओं से बचकर निकले योगी कैसे अपने रूप में दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं, एक मॉडल बता सकते हैं, उस संसद की घटना को भुलवा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि अगर बीजेपी ने साल 2007 में योगी का साथ दिया होता तो शायद मुलायम सिंह यादव के सरकार के फैसलों के बाद योगी कमजोर नहीं पड़ते। संसद पूरी भरी पड़ी थी, समाज पूरा योगी के रोने पे बटा पड़ा था। योगी के सामने स्थितियां कुछ वैसी ही थी जैसे रामचरितमानस में दिखाया गया कि जब राम के सामने सीता के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया गया, वैसे राम निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक राजनीति में, कलयुगी राजनीति में योगी आदित्यनाथ भी निरुत्तर खड़े थे, लेकिन वक्त का चक्र बदलता है। योगी ने साबित कर दिया इंडिया में एक नेता आने वाला है जो रोता है संसद में, सबने देखा, लेकिन जब वो रुलाने पर आएगा तो कानून व्यवस्था की मॉडल पेश करके जाएगा और योगी के उसी कानून मॉडल की बदौलत इस देश में एक नया शब्द आया जिसको बुलडोजर जस्टिस कहा गया। ये वही नेता हैं जिन्हें कभी कमजोर कहा गया और योगी के रोने के पीछे की जो मुख्य वजह थी वो वजह थी राजकुमार अग्रहरि की हत्या, जिसकी हत्या कर दी गई थी गोरखपुर में। कुछ मुसलमानों ने हत्या की थी। उसी पूरे मामले को लेकर योगी ने कई बयान दिए थे। उन्हीं बयानों को आधार बना के मुलायम सिंह यादव ने जेल में डाला और वहीं से योगी को मिटाने की कोशिश की गई। योगी अकेले पड़ गए थे। संसद में कहा कि मैं पहली बार 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 वोटों से जीता, तीसरी बार 1,50,000 वोटों से ज्यादा जीत कर आया। उसके बावजूद ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता तो मैं ये सदन छोड़ देता हूं। इसका मतलब ये था दोस्तों कि योगी ये कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी जब एक इतना बड़ा नाम, हिंदुत्व मॉडल पेश करने वाला व्यक्ति और खुद सांसद योगी आदित्यनाथ सुरक्षित नहीं है। उन पे अटैक कर दिए जाते हैं, उनकी गाड़ी पे पत्थर और कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारों ने सोचना नहीं शुरू किया, लेकिन देश भर के अखबारों ने लिखना शुरू किया, एक योगी है यूपी का, पूर्वांचल में शेर कहा जाता है। किसने सोचा था यूपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा और पूरी दुनिया में उसके मॉडल की चर्चा होगी। इसलिए जरूरी नहीं आप कब रोते हैं, जरूरी यह है आपने उस रोने के मतलब को अपने अंगारों से क्या समझाया, क्या लिखा और क्या दिखाया।